हेलो बच्चों। चलो आज से फिर स्वागत है सब लोगों का अपने इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अंतर्गत पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखो इस चैप्टर में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। हमने समीकरण के प्रकार भी पढ़े कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि शब्द समीकरण क्या होता है। फिर हमने ढांचा समीकरण क्या होता है ये भी जाना, और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ये भी हम लोगों ने जाना। फिर इसके बाद में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि, हिट और ट्रायल विधि पढ़ी। इस विधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले दिया गया समीकरण लिखते हैं, फिर समीकरण में जितने भी पद दिए होते हैं, जितने भी अणु दिए होते हैं, उनको एक ब्रैक बॉक्स में लिख लेते हैं, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। फिर इसके बाद में अभिकारक और उत्पाद दोनों की में तत्वों की संख्याओं को एक सारणी में लिख लेते हैं। फिर अगले पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जिस तत्व की संख्या ज्यादा हो उस तत्व को संतुलित करने के लिए किसी भी ओर उचित गुणांक का गुणा करते हैं। फिर इसके बाद में अगले पद में क्या होता है कि अब जो शेष तत्व बचे हैं संतुलित, उनमें से जिसकी संख्या ज्यादा हो उसको पहले ही उपरोक्त ढंग से संतुलित करते हैं और इसी क्रम से सारी समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। और लास्ट में जो संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाती है उसमें क्या करते हैं, उसमें सभी पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को भी लिखते हैं। तो ये हम पिछले चैप्टर में देख सकते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो ये सारी अभिक्रियाएं लिखी हैं, यानी कि 11 प्रकार की अभिक्रिया हमको पढ़नी है। कौन कौन सी, संयोजन अभिक्रिया यानी कि इसको हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया जिसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन। फिर इसके बाद में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपचयन या जिसको हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, अपचयन, रिडॉक्स अभिक्रिया, विकृति गंधिता और अवक्षेपण अभिक्रिया। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इन अभिक्रियाओं के बारे में। तो देखो इन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, देखो अगर कोई अभिक्रिया ऐसी देखने को मिल जाए जिसमें एक पदार्थ ए मतलब दूसरे पदार्थ से क्रिया करे और एक ही संयुक्त उत्पाद बना दे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर केवल एक उत्पाद बनाए, तो हम उसको बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, या इसी को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो हम लिख सकते हैं जैसे ये H2 है, ये I2 है, दोनों ने अभिक्रिया की और बन गया ये चाय। तो ये समीकरण कैसे है, संयोजन अभिक्रिया। देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक। तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई। अगर दो अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करें और केवल एक उत्पाद बनाए तो वह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, जैसे कि ये, ठीक। अब इसके बाद दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इस वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई एक पदार्थ होगा AB, ये क्या होगा, ये अभिक्रिया के दौरान दो अलग अलग अभिकारकों में विभक्त हो रहा होगा, बट रहा होगा, तो हम इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एक अभिकारक पदार्थ दो उत्पादों में टूट रहा है तो इसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एक अभिकारक दो उत्पादों में वियोजित हो रहा है तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया, चलो ये हो गई, जैसे NH3, इसमें क्या हुआ NH3, ये N2 और H2 में क्या हुआ, वियोजित हो गया। संतुलित कर सकते हैं 2 और यहाँ पे 3। तो ये देखो वियोजन अभिक्रिया है, एक अभिकारक क्या है,
दो उत्पादों में देखो टूट रहा है, तो वियोजन अपक्रिया हुई। अब ये 3 प्रकार की हो सकती है। कैसे? देखो इस वियोजन अपक्रिया को हम एक नाम और जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अब देखो अपघटन अपक्रिया ये होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो हो गई तुम्हारी ऊष्मीय वियोजन, दूसरी हो गई ऊष्मीय अपघटन, और तीसरी हो गई विद्युत वियोजन। तो वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत वियोजन। अगर पहली को हम देखें तो उसमें वियोजन में क्या है? अभिकारक पदार्थ दो उत्पादों में वियोजित हो रहा है, लेकिन क्या होगा, वो दोनों जो वियोजित पदार्थ हैं वो फिर से संयुक्त होकर अभिकारक प्रदान करेंगे, तो इसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। और ये ऊष्मा के प्रभाव में होगी। यानी कि जैसे ये दिया गया है, जैसे H2 प्लस I2, ये दोनों क्रिया करेंगे और बनेगा HI। ठीक, लेकिन फिर क्या होगा, HI फिर से इसमें टूटेगा, तो ये हो गया ऊष्मीय वियोजन। यानी कि उत्क्रमणीय अपक्रिया जब भी हो, ऊष्मीय वियोजन, ये वियोजन नहीं हो रहा है, जैसे ये 2HI, इसका वियोजन हो रहा है H2 प्लस I2 में, तो ये दोनों तरफ अपक्रिया होगी, उत्क्रमणीय अपक्रिया है ये। तो इसमें क्या होगा, ये अपक्रिया है तुम्हारी ऊष्मीय वियोजन, ये ऊष्मा देने पर ये अपक्रिया होगी। दूसरी ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन में जैसे KClO3, इसको गर्म कर दो, ताप दो, तो क्या होगा, KCl और O2 में टूट जाएगा ये। तो देखो, लेकिन इसमें ये उत्पाद जो है वो आपस में अपक्रिया करके ये अभिकारक पदार्थ नहीं बनाएंगे, तो ये अपक्रिया हो गई ऊष्मीय अपघटन। और तीसरी विद्युत वियोजन, जैसे NaCl विद्युत अपघटन ले लो और इसमें क्या करो, विद्युत प्रवाहित करो, तो क्या होगा, Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग, ये पहुंचेगा कैथोड पर और ये पहुंचेगा एनोड पर। तो यहाँ पे ये घटना होगी। तो देखो इसको विद्युत के प्रभाव में देखो इसका वियोजन हो रहा है, विद्युत वियोजन। तो यहाँ पे वियोजन अपक्रिया जो होती है, जिसको हम वियोजन अपक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ये होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में क्या होगा कि कोई भी पदार्थ दो उत्पादों में वियोजित होगा, लेकिन वो अपक्रिया कैसी होगी, उत्क्रमणीय होगी। और एक ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ एक से दो से अधिक उत्पादों में वियोजित होगा, लेकिन क्या होगा, वो अपक्रिया होगी अनुत्क्रमणीय। और ये हो गया NaCl का जब विद्युत क्षेत्र या विद्युत अपघटन कराया जाएगा, तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, और ये किसके प्रभाव में होगा, विद्युत के, इसलिए इसको बोलेंगे विद्युत वियोजन। आए बात समझ में? अब इसके बाद में देखो अगली अपक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला कोई एक अभिकारक दूसरे अभिकारक में उपस्थित किसी परमाणु या समूह को विस्थापित कर देगा, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये लिखा हुआ है CuSO4, इसकी क्रिया होगी किससे, Zn से, जिंक से, तो क्या होगा, ये अपना Zn इस CuSO4 के साथ में जुड़ जाएगा, ZnSO4, और ये Cu को अलग कर देगा। और देखो इस Zn ने क्या किया, इस Cu को हटा दिया और खुद जुड़ गया उसकी जगह पे, तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस जिंक ने इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, उसको हटा के खुद जुड़ गया, तो ऐसी अभिक्रियाएं जहां भी देखने को मिलेंगी ये सब होंगी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फिर इसके बाद में देखो अगली आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो अभिकारक में उपस्थित जो समूह होंगे वो सब एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे। या हम ऐसा कहें कि इन अभिक्रियाओं में अभिकारक पदार्थों के बीच क्या होगा, आयनों की अदला बदली हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये लिखा हुआ है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसकी क्रिया हो जाएगी बेरियम क्लोराइड से। तो क्या होगा, इनके बीच में आयनों की अदला बदली हो जाएगी। या हम ऐसा कहें, इन दोनों के बीच में सभी समूह क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे यहाँ पे आ जाएगा, इस Na की जगह पे BaSO4 बन जाएगा और प्लस NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है, ये कैसी अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे सब एक दूसरे को भी प्रतिस्थापित कर रहे हैं। या हम ऐसा कहें कि दोनों अभिकारकों के बीच आयनों के मध्य अदला बदली हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर देखो, इसके बाद अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अगली अभिक्रिया जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर कोई अभिक्रिया हम ऐसी देखें जिसमें क्या हो, ऊष्मा निकल रही हो, तो हम ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, हम ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे एक अभिक्रिया H2 और प्लस I2 इज इक्वल टू, दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई और क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस कर लेते हैं, साथ ही कुछ ऊष्मा निकली, मान लेते हैं 44.0 किलो कैलोरी, इतनी ऊष्मा निकली। यानी कि इन दोनों की जब आपस में अभिक्रिया कराई गई तो ये बना, साथ में ऊष्मा निकली। तो ऐसी अभिक्रिया में देखो ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे हैं। इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये H2 है, इसकी क्रिया हुई I2 से और बना 2HI, और साथ में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा H बराबर, या प्लस में है तो यहाँ पे लिखेंगे -44.0 किलो कैलोरी। तो याद रखिए, अगर ऐसी अभिक्रिया दिख जाए या ऐसी दिख जाए जिसमें अभिक्रिया उस साइड में लिखा हो डेल्टा H बराबर कुछ भी लिखा हो, तो अगर डेल्टा H बराबर माइनस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा निकल रही है। फिर इसके बाद में अगला आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब अगर हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें तो क्या होगा, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हो कि उसमें क्या हो, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही हो, ऊष्मा निकल रही हो, तो हम ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हम ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देख लें, जैसे ये N2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO, साथ में क्या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं 43.02 किलो कैलोरी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO, और साइड में लिखा होगा क्या, डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस का 43.02 किलो कैलोरी। तो चाहे ऐसे अभिक्रिया लिखी हो और चाहे इस प्रकार से अभिक्रिया लिखी हो, हम क्या करेंगे, अभिक्रियाओं को पहचानेंगे। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया हो रही तो देखो ऊष्मा निकल रही, ये बन रहा है प्लस ऊष्मा भी निकल रही है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, ये बन रहा है लेकिन ऊष्मा निकल नहीं रही है, ऊष्मा की आवश्यकता है। यानी कि इन दोनों की अभिक्रिया कराने के लिए पहले हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, इनको गर्म करना पड़ेगा, इतना ऊष्मा देनी पड़ेगी तब जाके कहीं ये बनेगा।
तो ये हो गई तुम्हारी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब देखो ये जो अपक्रिया है इनके बारे में हम ये तीन इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ बाकी पढ़ लेते हैं। एक आती है विकृति गंधिता। अगली क्या है? अगली है हमारी, यहां तक हो गए ये विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ये क्या है? हम लोग जानते हैं कि कोई भी खाने पीने वाली जो चीजें हैं, खाद्य सामग्री है, उसको अगर कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाए, मतलब खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको यानी कि भोज्य सामग्री जो है उसको कुछ समय के लिए अगर खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उसमें से दुर्गंध आने लगती है और उसका स्वाद बदल जाता है। तो यह जो घटना होती है इसी को हम बोलते हैं विकृति गंधिता। यानी कि जो भी भोज्य सामग्री है, खाद्य सामग्री है, जो भी भोजन सामग्री है, उसको कुछ समय के लिए हवा में से खुला छोड़ दिया जाए तो उससे दुर्गंध आने लगती है और उसका स्वाद बदल जाता है। तो यह घटना क्या कहलाती है? इसी घटना को हम बोलते हैं विकृति गंधिता। तो आई बात समझ में? फिर इसके बाद में हम अगला पढ़ते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। ये अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? ये अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? अगर दो पदार्थ आपस में क्रिया करें और क्रिया करने के बाद क्या बनाए? अवक्षेप बना दे किसी पदार्थ का, तो हम उसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। सामान्य तौर पर देखा होगा घरों में अगर दूध में नींबू डाल दो, यानी कि दूध की नींबू से क्रिया हुई तो क्या बनेगा? जो भी बनेगा उसे पनीर बनेगा। पनीर ठोस होता है तो वो क्या होगा? वो अवक्षेप होगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें तो देखो ये Na2SO4 का विलयन ले लेते हैं। विलयन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन। साथ ही बेरियम क्लोराइड, इसका भी हम एक्वस सॉल्यूशन ले लें और दोनों की क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा? बनेगा BaSO4 जो कि सॉलिड है, ठोस है। और क्या बनेगा? और बनेगा NaCl। तो देखो ये जो बन रहा है ठोस, यही है अवक्षेप। तो ऐसी कोई अपक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करें और क्रिया करके कोई अवक्षेप बना ले, कोई ठोस पदार्थ बना दें, तो ऐसी अपक्रिया को हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अभी दो अपक्रियाएं और रह गई हैं जो इसमें नहीं लिखी हुई हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। एक जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है? अगर कोई अपक्रिया ऐसी हो जो दोनों दिशाओं में हो रही हो लेकिन किसी भी दिशा में पूर्ण ना हो रही हो तो ऐसी अपक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। जैसे N2 की क्रिया हो H2 से तो क्या होगा? NH3 बनेगा। लेकिन क्या जानते हो ये HN3 फिर से अपघटित होगा और ये टूटेगा N2 प्लस H2 में। तो ये जो अपक्रिया है ये इधर से क्रिया होगी, ये बनेगा, जैसे ये बनेगा ये पुनः इसमें अपघटित होगा। तो ये अपक्रिया दोनों दिशाओं में होती रहेगी और किसी दिशा में कभी भी पूर्ण नहीं होगी। तो ऐसे अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय अपक्रिया। वे अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं परंतु किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती हैं वो कहलाती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। आई बात समझ में? तो जिसमें भी ये चिन्ह लगा हो वो सभी उत्क्रमणीय अपक्रियाएं हैं। इस चिन्ह का मतलब है कि ये इसमें बदल रहा है और ये इसमें बदल रहा है। आई बात समझ में? अगला पढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। अगला है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं क्या होती हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जो केवल एक ही दिशा में होती हैं और उसी दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, कहलाती हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं।
वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती हैं और उसी दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखो यही, ये जो क्रिया दी गई है, इसने इससे क्रिया की, सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया की, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके ये नहीं बनाने वाले हैं, तो ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चली और उसी दिशा में चलकर पूरी हो गई, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो आशा करते हैं कि ये चीज पूरी समझ में आ गई होगी। तो फिर अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम ये 3 चीजों के बारे में और इनसे जुड़ी और भी बातें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में इस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।